नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हरियाणा के पीटीआई टीचर मिले सांसद संजय भाटिया से, लगाई गुहार। सब्जी मंडी में हजारों पीटीआई टीचर इकट्ठे होने से टूटा सोशल डिस्टेंस। पीटीआई टीचर ने कहा 1983 परिवार हुए बेरोजगार, परिवार को पालने की कौन लेगा अब जिम्मेदारी। सरकार ने निकाला नई भर्ती का विज्ञापन, सहमे पीटीआई टीचर। सांसद बोले यह प्रक्रिया का हिस्सा। पानीपत उपायुक्त ने किए नए निर्देश जारी, कहा दुकानदार नहीं माने तो किया जाएगा चालान, रखे सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान। उपायुक्त पानीपत धर्मेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बताई गाइडलाइन। जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने उपायुक्त के माध्यम से पीएम के मार्फत सौंपा ज्ञापन। वार्ड 15 में 1 साल से पी रहे हैं गंदा पानी, जिला प्रशासन के आदेशों की हो रही है अवहेलना। स्थानीय लोगों ने लगाए पार्षद व विधायक पर आरोप, कहा वोट नहीं दी तो दे रहे हैं ऐसा पानी। नगर विधायक विज ने कहा यह विपक्षियों की चाल। वार्डवासी बोले पार्षद विधायक पी के दिखाई है पानी तो माने। राहत की बात, कोरोना सैंपल की 106 रिपोर्ट आई, सभी नेगेटिव। संभालका की बैंकिंग व्यवस्था से लोग परेशान, घंटों लाइन में लगकर भी नहीं हो पाए कार्य। हरियाणा किसान सभा की जिला कमेटी ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। किसानों का कहना अभी तक नहीं हो पाई गेहूं की पेमेंट, आ रही हैं दिक्कतें। नूरवाला क्षेत्र में घर घर जाकर स्वास्थ्य टीम कर रही है लोगों की जांच। तहलका फटाफट में अब खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें फिलहाल पानीपत की जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर पीटीआई टीचर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अब जो है उनके द्वारा हटाए जाने के बाद आज इकट्ठे हुए, क्या कारण है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ जो है महिला टीचर भी हैं, उनसे बातचीत करें कि आज क्यों इकट्ठा हुए जी। हमारी तो जी नौकरी पर दाव कर लगी हुई है, वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए आए हैं इधर। क्या इस बारे में गया था कि क्या जी मैडम। हाँ जी, अपनी नौकरी बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरकार के हाथ में जो भी कर सकती है तो सरकार ही कर सकती है। देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत नहीं है, तो फिर भी हमें ये क्यों दे के जा रही है, इतनी पीड़ा क्यों दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ तो ये कहता है कि जी कमीशन भर्ती प्रक्रिया गलत है, दूसरी तरफ से वो सजा कर्मचारियों को दे रहा है, तो ये कहाँ से हम समझ लें इस बात को। सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला कह रहा है कि जी भर्ती प्रक्रिया गलत है। भर्ती प्रक्रिया करने वाले हम कर्मचारी तो नहीं थे, हमें बुलाया गया, हम पेपर देने गए, दोबारा हमें बुलाया गया, 2 साल बाद हम इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू के बाद हमारी लिस्ट आउट होती है, हम अपना ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन होता है हमारा, अपना ज्वाइन करते हैं। आज हमें 10 साल से ज़्यादा हो गए सर्विस करते हुए। बताइए अब हमारी गलती कहाँ है। कहाँ से आए हम गुड़गांव से आए जी, गुड़गांव से जी। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद? इकट्ठे होने का मकसद ये है जी, हम उम्मीद करते हैं, अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपनी विधायक शक्तियों का इस्तेमाल करे। जैसे इन्होंने गेस्ट के लिए अपना रूप दिखाया था, अपनापन दिखाया, और साथियों के लिए, कर्मचारियों के साथ उन्होंने सरकार है, ये कहते हैं कि सरकार हमारी रोजगार देने वाली सरकार है, तो हमारे रोजगार क्यों छीना जा रहा है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन है, एक दूसरी तरफ रोजगार का, इसको लेकर के क्या क्या परेशानियाँ? लॉकडाउन में परेशानियाँ बहुत हुई हैं। एक गाड़ी में हम ज़्यादा नहीं बंदे आ सकते, लेकिन फिर भी हमें अपनी नौकरी आज ज़्यादा प्यारी लग रही है। लॉकडाउन हम मानते हैं, हम इसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। सरकार को दिख रहा है कि हम मजबूर हैं, आज जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारी ये मजबूरी सरकार की। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पीटीआई टीचर हैं इकट्ठे हुए हैं, जिसको लेकर के तमाम हरियाणा से यहाँ पर आज सांसद से मिलने पहुँचे हैं। और हमारे साथ जो है और भी हैं कि आज लगातार जो है इसकी पीटीआई टीचरों की जो है इसके कोर्ट के आदेश आने के बाद आज रोड पर हैं। किस तरह से आप परेशानी आ रही है? हम अपना रोजगार बचाने के लिए आदरणीय जो सांसद हैं हमारे, उससे अरदास करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम कैंडिडेट का इसमें कोई भी कहीं फॉल्ट नहीं है, हम भर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही हमने 10 साल की सेवा की है। इसमें किसी भी कैंडिडेट का कहीं भी 3 बार हमारी भर्ती रिजेक्ट हुई, कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई फॉल्ट है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए और उसको निकाला जाए, लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट को सजा नहीं दी जाए। और हम एमपी साहब से इसी चीज़ की अरदास लेकर के हम ये एकत्रित हुए हैं। जैसे विधेयक पास करके गेस्ट टीचर को इन्होंने रखा और 3206 टीचरों को रखा, जो 2011 में भर्ती रिजेक्ट हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी इन्होंने अपना विधेयक पास करके इन सभी को रखा। और अगर ये चाहें तो हमको भी रख सकते हैं। हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि वो ये जो भी करेंगे हमारे लिए ठीक करेंगे।
क्योंकि ये भविष्य हमारा जो है लगभग 1983 परिवारों का भविष्य है, ये किसी का भविष्य अंधकार में नहीं देखना चाहिए। और ये सरकार है जो रोजगार देने के नाम से जानी जाती है, बीजेपी गवर्नमेंट है जो ये रोजगार छीनने के नाम पर नहीं जानी जाती है सरकार। तो ये आप देख पा रहे हैं कि उनका कहना है कि सरकार द्वारा ये दावा किया गया कि ये रोजगार जो कि पीछे एक पर्ची और बिना खर्ची के जहां नौकरी देने की बात की जा रही थी, आज उम्मीद है, इसलिए सांसद से मिलने पहुंचे हैं। पीटीआई टीचर और भी हमारे साथ तमाम यहां पर हैं। कहां से आए जी? अम्बाड़ा से। क्या किस तरह से आप अपनी मांग रख रहे हैं कि जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं? ऐसा है सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो सिरमान्य है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पीटीआईज की जितने भी भर्ती हुए थे, हमारी बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है, ठीक है ना। अब ये तो हमारी किस्मत लगा लो या किसी चीज़ का शिकार लगा लो, कुछ भी लगा लो हमें, ठीक है ना। तो अब मैं 53 साल की हूँ, ठीक है, दोबारा से जैसे एडवर्टाइजमेंट हुई है, क्या मेरी पेपर देने की उम्र है? नहीं है ना, ना तो मेरी पेपर देने की उम्र है, ठीक है। सरकार तो पालना कर रही है, हम सरकार को तो दोषी नहीं कह रहे कि सरकार दोषी है, सुप्रीम कोर्ट की पालना सभी करते हैं, ठीक है, और सरकार भी कर रही है उसी हिसाब से। लेकिन हम फैसले से इसलिए निराश हैं कि कुछ लोग हमारे अम्बाड़ा में ही एक भाई हैं जो रिटायर हो चुके हैं, एक भाई की जिस दिन फैसला आया उस दिन मृत्यु हो चुकी है, अब उसके बच्चे हैं, वो उनकी वाइफ जो है पैरालाइज है, ठीक है। इसके सर्विस नियमों के तहत एक एक्स ग्रेसिया हमारे मतलब जो इनके पति की मर जाता है या औरत मर जाती है उसकी फैमिली को मिलता है इसी तरह से। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब सरकार कुछ ना कुछ उनको भत्ता देती है, सैलरी देती है, कुछ भी देती है, उस पर बच्चे पढ़ते हैं। अब 38 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, उनके परिवारों से का क्या हाल होगा, ठीक है ना। हम भी इस स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं कि ना तो हमारे बच्चे ब्याहे गए हैं और ना ही हमारे जो है बच्चे सेट हैं। जो बच्चा एक पढ़ रहा है कॉलेज में, और अगर मैं सिंगल मदर कमाने वाली हूँ तो उस बच्चे का खर्चा कौन करेगा, ठीक है ना। बीच में तो उस बच्चे की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते, ठीक है। अब 28 साल का बच्चा मेरा शादी के लायक बैठा है, बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, बीएससी में, सिंगल अर्निंग मदर हूँ मैं। आज पानीपत आए तो किससे मिले, किस तरह की बात? संजय भाटिया जी से मिले हैं जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और देखिए उन्होंने भी यही कहा कि कोर्ट से ऊपर तो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हम हैं नहीं, ठीक है ना। फिर भी हमें तो आशाएं सरकार से ही हैं कि सरकार ही हमें बचा सकती है, सरकार ही हमें बचा सकती है, बस यही उम्मीद है हमारी। तो आप यहाँ महिलाओं के जिस प्रकार जो है सरकार तक पहुँचाए। बिल्कुल, यहाँ आवाज़ पहुँचाने के लिए सरकार का दरवाज़ा आज खटखटाया। महिलाओं ने कहा कि 1983 परिवार आज एकदम से बेरोजगार हो गए हैं, उनको यदि आज इनको निकाला गया है। दूसरी तरफ ये जरूर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा जो है विज्ञापन जारी किया गया है नई भर्ती के लिए, जिसको लेकर इनमें कहीं ना कहीं आहत है। और उनका कहना है कि जब उनकी एज 50 से ज़्यादा हो गई तो दोबारा अब उनसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या कितना इसमें उचित है। बावजूद उसके आज हरियाणा भर से वो टीचर यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनका ये कहना है कि लगातार उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनके लिए एक कोई विधेयक या अन्य किसी तरह से भी सरकार में फिर से उनकी रिज्वाइनिंग हो, और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके लिए वहाँ मानते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ज़रूर एक बार दोबारा उनके बारे में सोचे। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हम सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक कानूनी पहलू था, ये एक मानवीय पहलू था। इन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उम्मीद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो जाए, तो जो भी एक मानवीय आधार पर जो भी हमारे मन में, क्योंकि वर्षों से ये खेलने वाले बच्चों को तैयार कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक इंसानियत के नाते मैं इनका मददगार हूँ और मैं मदद करूँगा। वैसे एक बात और उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञापन सरकार द्वारा निकाला जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया है, कोर्ट की गाइडलाइंस की प्रक्रिया है, वो एक नियमित प्रक्रिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा वो प्रक्रिया स्वयं में ही अपने आप में रुक जाएगी। और इसमें भी अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का है कि जो पहले जिन बच्चों ने इनके साथ सबने दिया था, जो
फार्म ये ऑथोराइज है, इनका एज बार भी कुछ नहीं होगा। वो प्रक्रिया एक वो सेकंड स्टेप है, वो इनके एक तरह से आंसू पोंछने वाली बात हुई, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है। पहले हम कोर्ट का जो निर्णय आ जाए उसको देख लेते हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे वैसा। तो आज मिले हैं, आज मिले हैं मेरे से, ये पहले भी मिल के गए, लेकिन इनका बार बार आग्रह हो रहा था, मिलना चाहते थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी आप मत आओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर आए, एक आशा और विश्वास के साथ लेके आए। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे समर्थ्य में बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से ऊपर हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे समर्थ्य की बात है उसके ऊपर जरूर। ये थे संजय भाटिया, सांसद करनाल, जिन्होंने कहा कि यहाँ आज लोगों से मिले हैं और बावजूद उसके जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस हार गए हैं तो बावजूद उसके उन्होंने यह जरूर कहा है कि सरकार द्वारा लगातार प्रयास है कि दोबारा यदि किसी तरह से पिटीशन यहाँ पर डाली जाएगी तो उस पर जरूर काम किया जाएगा। और साथ के साथ अब यहाँ एक चीज़ सामने आई कि जो लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस की सरेआम धज्जियाँ जरूर उड़ती दिखी, बावजूद उसके हरियाणा भर के टीचरों ने आज सांसद करनाल संजय भाटिया से मुलाकात की और आह्वान किया कि सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि टीचरों का आरोप था कि सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है कि दूसरे नई भर्ती यहां पर निकाली जा रही है, उसको लेकर भी प्रतिक्रिया जारी की। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आपको बता दें कि जो लगातार बाज़ारों से नई गाइडलाइन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो तमाम बातों पर आज हमारे साथ उपायुक्त धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की नई गाइडलाइन जारी की है जिसको लेकर दुकानदारों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर नमस्कार, सिटी तहलका में। सर, आज बाज़ारों में लगातार जो है नई गाइडलाइन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से गाइडलाइन की गई है, क्या समय निर्धारित किया गया? बाज़ारों में 3 तरह की कैटेगरीज हमने फिक्स की है। एसेंशियल कम्युनिटीज़ की वो 7 से 7 बजे तक है, सभी दिन खुली रहेंगी, संडे को भी खुली रहेंगी। और कुछ दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे नॉन एसेंशियल हैं और मेन बाज़ार से अलग हैं, स्टैंड एलोन शॉप्स हैं, वो 7 से 6 बजे का टाइमिंग रखा है दूसरी कैटेगरी का। और तीसरी कैटेगरी है जो वो लेफ़्ट राइट का सिस्टम अपनाएंगे। एक दिन लेफ़्ट खुलेगी तो अगले दिन राइट खुलेगी। ऑड इवन डेट का हमने प्रिंसिपल अपनाया है। ऑड डेट पे एक साइड की खुलेंगी और इवन डेट पे दूसरी साइड की खुलेंगी। तो इसमें जो रूटीन में खुलने वाली हैं और जैसे कि समय बढ़ाया गया है, मिठाई की दुकान है, ढाबे हैं, अन्य चीज़ें, उनमें क्या बदलाव किया गया? उनमें उनके मिठाई वाले ढाबे और एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो हैं कम्युनिटीज़ हैं, उनके एसोसिएशंस की रिक्वेस्ट आई थी कि अल्टरनेट डेज पे खोलने में उनको प्रॉब्लम है। एक दिन पेरिसेबल आइटम है, आइटम ख़राब होने के चांसेस हैं। एक आज मिठाई बनाई और अगले दिन बंद रहती है तो ख़राब हो जाती है। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने वो डेली बेसिस पे खोलने का निर्णय लिया है। बाज़ार के अंदर जैसे कि बाज़ार से आउटर कॉलोनी में है, वो उनको कैसे खोलने का परमिशन? बाज़ार से बाहर है जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। कॉलोनियों में जो इंडिविजुअल दुकानें हैं, इक्का दुक्का दुकानें हैं जो किसी भी टाइप के, वो डेली खुलेंगी इंक्लूडिंग संडे। बाज़ार में जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, दुकानदार मान रहे हैं, किस तरह की हिदायतें दी गई हैं? क्योंकि एक दुकान में 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं रह सकते, फिर भी दुकानदार लालच के चक्कर में ऐसे संक्रमण बढ़ सकता है, इसको लेकर क्या हिदायत है? इसके सरकार की हिदायतें हैं, बिल्कुल क्लियर कट हैं और उनकी पालना करना उनके लिए आवश्यक है। और इसके लिए मैंने टीम्स गठित की हैं, हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं उनको भी, और नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको भी हिदायतें दी हैं कि वहाँ समय समय पर उसका निरीक्षण करते हुए अगर चलानिंग वगैरह करें। अगर कोई नहीं मानते तो FIR का भी प्रोविज़न है, FIR भी की जा सकती है। गतिविधियां जैसे कि सामान्य होती जा रही हैं, ऐसे में जो बाहर लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए व्यक्ति थे, अपने डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, कोई फ्लाइट से आ रहा है, तो उसको लेकर के क्या प्रोविज़न बनाया गया? अगर इंटरनेशनल पैसेंजर्स है और बाहर से आ रहा है तो हम सरकार ने उसकी सुविधा के लिए पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ से फ़्लाइट किस किस टाइम आ रही है। और स्टेट के नोडल ऑफिसर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, तो हमारे नोडल ऑफिसर से उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से गाड़ी का अरेंज करके अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में ला के हमारे जो होटल वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ पे उनको रखते हैं। 7 दिन वहाँ पे उनको कंपलसरी रहना होता है। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर 7 दिन अपने घर पे होम क्वारंटाइन कर सकते हैं।
एक और चीज़ सर, अंतर्राज्यीय जो आते हैं, इंटरनेशनल की बात हुई, अंतर्राज्यीय जैसे महाराष्ट्र से, अन्य जगह से जहाँ पर इस तरह के सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ से आते तो किस तरह से उसके लिए क्या? अंतर्राज्यीय जो यात्री हैं दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, तो उनको होम क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए जाते हैं, अपने घर पे ही रहने के। उनको वहाँ से लाने के लिए क्या प्रक्रिया है सर? विभाग द्वारा टीम गठित की गई है या अपने आप ही अपने साधन से आते हैं? नहीं, अभी कोई लाने के लिए टीम गठित नहीं की गई है, लेकिन अभी जो चलेंगी 1 जून से कुछ ट्रेन्स चलेंगी, तो उन ट्रेन्स के माध्यम से जो आएंगे तो उनको उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगी, और जिस स्टेशन से लेके आना है वहाँ से फिर बस या गाड़ी का अरेंजमेंट करके, कितने यात्री हैं उस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा यात्री हैं तो बस का अरेंजमेंट करके या उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। सर अंतिम सवाल, अभी हाल ही में एक परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की सहायता से उनको ऐसे लाया गया विदाउट किसी पास के, तो इस पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन है आपके पास है? नहीं, इस तरह की नहीं है मेरे पास, तो कभी उसको बगैर परमिशन के आए थे या किसी पुलिसकर्मी की सहायता, अगर आपके माध्यम से पता लगा है तो मैं इंक्वायरी करवाऊंगा उसके बाद। अंतिम सवाल सर, जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के क्या अपील है सर सिटी तहलका के माध्यम से? जनता से मेरी यही अपील है कि सावधानियां बरतें, और जो सरकार द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं, हमारे भी आप लोग मीडिया के माध्यम से भी डेली बेसिस पे जो हिदायतें दी जा रही हैं उनकी पालना करें और सावधानी बरतें। सावधानी बरतते हुए अपना जो ज़रूरी काम है वो करें, बगैर किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, कहीं पे भीड़ इकट्ठा ना करें, और सावधानियां बरतेंगे तो हमारा बचाव है, सभी का बचाव है। स्कूल कॉलेजों के लिए भी सर कोई नई गाइडलाइन आई है, कह रहे हैं कि 1 तारीख को खुल सकते हैं इस तरह से? नहीं, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। उपायुक्त धर्मेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि लगातार लोग अपनी सावधानी जरूर बरतें, और दुकानदारों को लेकर के अब 6 दिन की बजाय अब ओड इवन का फार्मूला लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। हम कैसे देखेंगे? कोई कमी नहीं है, ये विपक्षी पार्टी बात करती रहती है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। पानी की तस्वीरें आपने देखी। यह तस्वीर वार्ड 15 के किशनपुरा की है, जहां लोग यह काला पानी पिछले 1 साल से पी रहे हैं। पानी ऐसा कि कोई जानवर भी ना पी सके, लेकिन कॉलोनी वासियों को यह पानी इसलिए पीना पड़ रहा है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि, पार्षद व विधायक को वोट नहीं दी। यह हम नहीं, खुद कॉलोनी की महिलाएं कह रही हैं। नुका है छबड़ा, मैं इधर से नहीं जीता, हमारी वोट नहीं दी। अच्छा, मैं इस गली से नहीं जीता, इस बाड़ से हम कैसे देखेंगे? इसलिए काम नहीं करवा रहे? हाँ, मेरे ने क्या कहते नहीं आंदा, काम नहीं करवांदा, इसलिए नहीं आता होगा जब पानी कहीं नहीं समस्या हल करी है। और वो बिना वोटा दिया हो गया, ऐसे बन गया। उन्हें तो देखना चाहिए सारे वार्ड में, ऐसे थोड़ा सब ने मिलकर तो बनाया, वो ऐसे थोड़ा बन जाता। अरे बोनू का हमारी वोटें नहीं दी आपने। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह पानी या तो पार्षद या फिर विधायक पीकर दिखाए तो माने पीने लायक है यह पानी। एक तरफ जिला प्रशासन ने पब्लिक हेल्थ को निर्देश दिए हैं कि भयंकर गर्मी की मार से शहर वासियों को पानी की किसी प्रकार की किल्लत ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ इन महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 साल से गंदा रेतीला पानी पीने को मजबूर है ये। महिला ने बताया कि कई बार विधायक और वार्ड पार्षद को शिकायतें दी गई, बावजूद उसके कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ अभी तक। एक साल से हम लोग इस पानी के कारण बहुत परेशान हैं। पानी को पहले बाल्टियों के अंदर भर के रखना पड़ता है और उसके बाद फिर इसे छान कर यूज़ किया जाता है। और भी कई समस्याएं यहाँ पे, ना कोई झाड़ू वाला आता, ना कोई सफाई वाला आता, सारी समस्याएं हैं। इधर तार, यही कारण है कि वो ये कहते हैं कि इधर से मेरे को वोट नहीं मिली है और मैं इधर का मैं देखभाल नहीं करूँ। इसी संदर्भ में नगर विधायक प्रमोद विज ने कहा कि सभी पार्षदों से ट्यूबवेलों की लिस्ट ली जा रही है ताकि समयबद्ध गर्मी में लोगों को पानी मिल सके, और सभी पार्षदों का एक ग्रुप भी बनाया जाएगा। लेकिन नेताजी, यह लोग तो पहले ही पार्षद पर ही नजरअंदाजी का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर समस्या कैसे दूर हो पाएगी? जब यह सवाल विधायक जी से किया गया तो उनका जवाब बड़ा हैरान कर देने वाला था। 15 की जनता की दिन भर अशोक छाबड़ा जी किया और निभा रहे हैं, कोई कमी नहीं है। ये विपक्षी पार्टी बात करती रहती है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। बात वो नहीं था सर, आपने सवाल किया कि पार्षदों को जोड़ा जा रहा है,
मौके पे गए थे, वहाँ पर बिल्कुल काला पानी आ रहा था। हेलो। अभी भी मेरे पास शॉट है, मैंने भी देखी है वीडियो। मतलब ये है कि पार्षद को जोड़ा गया है, तो जनता तो पहले ही पार्षद पे आरोप लगा रही। नहीं, देखिए, जनता नहीं, विपक्षी पार्टी बीच में कोई ना कोई आगे खड़ा शुरू कर ले। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि हमारे किसी भी पार्षद के मन में, किसी भी जो जनप्रतिनिधि है उनके मन में ऐसा ना भाव कभी आया ना आएगा। नेताजी को लगता है कि विपक्ष द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के अंदर विकास किस गति से और किस दिशा में जा रहा है। बड़ा ही आश्चर्यजनक जवाब विधायक द्वारा दिया गया। हाँ, समस्या लेके तो काफ़ी गए, कई बार गए हैं जी मोहल्ले वाले, लेकिन विधायक ने आके नहीं देखा इधर कभी। और आया है तो एक बार आया था और बोला हाँ मैं करवा दूंगा, उसके बाद उन्होंने कुछ करवाया नहीं, तो इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किशनपुरा के उन परिवारों को साफ स्वच्छ पानी कब मुहैया हो पाएगा, या फिर यह लोग फिर से राजनीति का शिकार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हरियाणा किसान सभा की जिला कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति एक दिन का चेतावनी धरना दिया। गौरतलब है कि असंध रोड स्थित भगत सिंह स्मारक में इकट्ठा हुए किसानों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, मगर अभी तक उनकी गेहूं की फसल की पेमेंट उनके खाते में नहीं आई है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि किसानों के खाते में पेमेंट डाल दी गई है, मगर अभी तक किसानों के पास एक पैसा तक नहीं आया है। यह जुबानी है हरियाणा किसान सभा के उप प्रधान व जिला के प्रधान मामचंद की, जिनका कहना है कि इसी कारण किसानों की हालत खस्ता होती जा रही है, मगर कोई सुध लेने वाला नहीं है। साथ ही इन किसानों ने सीएम की घोषणा व गेट पास पर भी सवाल उठाए हैं। हमारी मांगे, हम बैठे किसान सभा की तरफ से सारे भारतवर्ष में आज किसान सभा की तरफ से धरने लगाए जा रहे हैं जिला हेडक्वार्टर पर। किसानों की इनके बहुत बुरी दिशा हुई है, उस दिशा का बता दें आपको। पहले किसान 8 की वजह पैसे ले लिया करता, क्यों बिक गई थी, हफ्ते में दे देता, 10 दिन में दे देता। अब के एक महीने से ज़्यादा हो गया, किसानों से एक पैसा नहीं डाला ना किसी के उसमें। कह दे हमने 4 तारीख तक के दे दिए, किसी के उसमें नहीं आया एक भी पैसा। हमने 1.5 महीना हो गया, 1.25 महीना क्यों मेरे कोई पैसा नहीं आया। दूसरा, इन्हें हमारे सीएम साहब ने ऐलान कर दिया, कहने लगा जो 10 मई को जाएगा उसको 1950 रुपये रेट मिलेगा, जो 10 मई के बाद लाएगा 1 जून को लाएगा या जून के नज़दीक लाएगा उसको 2000 का रेट मिलेगा। हम हिसाब लगाते रहे, भाई घर में घेर लो, थोड़े थोड़े लाओ, मंडी में इकट्ठे ना हो। बहरहाल इन किसानों ने गेहूं की फसल की पेमेंट का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। देखिए, विधानसभा का गठन होने के पश्चात जो यहाँ की स्थिति देख करके कि यहाँ पर कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बैठने की जगह पूरी नहीं है, बड़ी दिक्कत है बैठने के लिए। और यहाँ तक कि जो हमारे मंत्री हैं, जिनको विधानसभा के अंदर उनको काम करने के लिए जगह मिलनी चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय राणा केपी सिंह जी से व्यक्तिगत मिल करके उनको एक प्रार्थना की थी कि जो 1966 में पंजाब और हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके मुताबिक 40% हिस्सा जो है वो हरियाणा को मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक लगभग 50-55 वर्ष हो गए, केवल 27% हिस्सा यानी कि 2/3 हमें मिला है और 1/3 अभी और बकाया है। अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बैठने की जगह उपलब्ध होगी, ताकि हमारी जो वर्किंग है विधानसभा की और उससे और इम्प्रूव होगी। लेकिन कल मुझे कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय केपी सिंह जी ने, राणा केपी सिंह जी ने ये कहा है कि हरियाणा प्रदेश के लिए कोई हमारे पास जगह नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये अन्याय है। जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया था,
उसका उल्लंघन है। और उसके साथ साथ ये धक्का है कि एक तरफ हम उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन वो छोटे भाई के साथ इस प्रकार का अन्याय ना करें और उनको जो उनका उचित जो स्थान है वो दें, तो मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा। ऐसे हक मिलने का नजर नहीं आता, क्योंकि हरियाणा में कई ऐसे मंत्री हैं जो पंजाब के साथ लगातार 50 साल से फंसे हुए हैं। इस मामले में आप क्या कदम उठाएंगे सर? अगर हरियाणा की विधानसभा, देखिए अब जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, हमारे पास इसके पश्चात तो हम कोई लीगल ओपिनियन लेंगे कि क्या कर सकते हैं। चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो कि मैं समझता हूँ कि इसके यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसके संरक्षक भी हैं, उनसे मिलकर के उन्हें कहेंगे कि भी वो जो उनका फैसला है उसको लागू करवाएं, जो सरकार का फैसला है जो उसको लागू करवाएं। और उसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से भी इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई हम हरियाणा विधानसभा के अंदर आज जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ये हमें जगह मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस समय वो मामला सामने आया था तो उस समय एक कमेटी का गठन किया गया था, आवास समिति का गठन किया गया था और ये सारा मामला हमने उस आवास समिति को सौंपा था। आवास समिति ने निर्णय लिया है कि जो भी किराया हमने उनकी तरफ ड्यू था, जैसा कुछ विधायकों ने कहा कि हमें नियमों की जानकारी नहीं थी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो समिति ने फैसला किया है कि वो आधा जो है जो अमाउंट है उनसे चार्ज कर लिया जाए और वो जो आधा अमाउंट है हम निश्चित तौर पर उनकी जो हमेशा होता रहा है कि उनकी सैलरी के साथ एडजस्टमेंट हम उसके अंदर कर लेंगे। पानीपत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं गत दिवस नूरवाला के दरबीर कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव में परिवार में महिला सहित 2 पुत्र, उनकी एक पुत्री कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो वहीं विकास नगर से एक ड्राइवर कोरोना का संक्रमित मिला है। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एरिया में क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा रहा है ताकि सभी का समय रहते सैंपल लिया जा सके। दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि 4 मई को पॉजिटिव मामले जो दिल्ली किशनगंज नई बस्ती में रहते थे। महिला का पति गैरेज मैकेनिक था जो कि किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई, जिसका कोरोना सैंपल लिया गया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया था। दिल्ली में ही उसका अंतिम संस्कार कराकर परिवार 24 तारीख को पानीपत लौटा, जहां 25 को उनके सैंपल लेकर उन्हें क्वारंटीन किया गया था। 26 को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें खानपुर रेफर कर दिया गया है। फिर 5 केस और पॉजिटिव निकले। इनमें 4 केस जो है ये नूरवाला पानीपत का इन्होंने अपना एड्रेस बताया था और पता लगा कि ये दिल्ली के हैं और यहाँ इन्होंने अपने यहाँ का एड्रेस दिया है। दिल्ली से ये यहाँ पे आए थे और आने के बाद यहाँ पे इन्होंने हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपना टेस्ट करवाया है। इनको हमने अपनी फैसिलिटी पे क्वारंटाइन कर लिया था साथ के साथ। एक और केस है जो कि विकास नगर गली नंबर 1 का उसने एड्रेस लिखवाया था और वो भी नोएडा का रहने वाला है, सेक्टर 11 का। तो इस तरह वो भी पॉजिटिव निकला है और इनको केसेस को हमने खानपुर कला में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है मेडिकल कॉलेज में। हाँ, ये एक ही परिवार के हैं और ये दिल्ली के ही हैं, दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से आके इन्होंने टेस्ट कराया यहाँ से। बताया यह भी जा रहा है कि पॉजिटिव परिवार एम्बुलेंस की मदद से पानीपत पहुंचा, जिसमें पुलिसकर्मी की अहम भूमिका बताई जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से पता लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस से बिना पास इन्हें कैसे लाया गया, क्या कोई फर्जी मेडिकल पास बनवाया गया था, इसकी भी गंभीरता से जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
संभालका के बैंकों में आजकल लोगों को बहुत सी परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि वह सुबह के समय ही बैंकों में आ जाते हैं, लेकिन बैंक के कर्मचारियों द्वारा कई घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी घंटों तक लाइनों में लगे रहने के बावजूद निराश होकर घर लौट जाते हैं। एक तरफ जहाँ लॉकडाउन में तपती गर्मी के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ सही प्रकार से व्यवहार न करने के चलते भी लोगों को और भी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वही लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा सर्वर डाउन होने की बात कही जाती है। वह फोन पर बातें करने में व्यस्त रहते हैं। 24 तारीख आए थे, आज दूसरी बार आए। जब तो आ नहीं रही थी, आ बार याद मिलेगी। जहां केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हम बैंकों द्वारा योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्तियों तक पहुंचा रहे हैं, अगर बात संभालका की जाए तो यहाँ बिल्कुल उल्टी व्यवस्था दिखाई दी। बुजुर्ग हो या महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों से पेंशन हो या योजना का कोई भी लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बुजुर्गों और महिलाओं का कहना है कि प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का जल्द समाधान कराना चाहिए। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। तहलका फटाफट के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।